ये आदमी अपने हाथ में एक लालटेन लेकर केंटकी स्टेट के सैंड केव में घुसता है। केव काफी छोटी होने की वजह से उसे अपने घुटनों पर चलकर आगे बढ़ना पड़ता। केव के चारों ओर नुकीले पत्थर निकले हुए हैं और वह किसी तरह केव के शॉर्ट सेक्शन एरिया में पहुंचता है, जिसे उसने कुछ महीने पहले ही बनाया था। इसके आगे उसे 19 इंच के होल से होकर गुजरना था और रोशनी के लिए उसके पास सिर्फ लालटेन का ही सहारा था। ये अपने पैरों के सहारे घिसते हुए किसी तरह इस होल को पार कर एक वाइडर ओपनिंग पर पहुंचा। यहाँ एक लीज थी और वहां वह एक पत्थर पर रस्सी बांधकर 10 फीट नीचे जाता है और ये केव की एंडिंग थी। इस केव में एक ऐसा चैम्बर है जिसके चारों ओर क्रिस्टल है और ये खुदाई करके केव के उस हिस्से में जाना चाहता था। वह रोज की तरह वहां खुदाई करके वापस निकल रहा था। केव एक्सट्रीमली टाइट होने की वजह से वह अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वह खुद को शरीर के सहारे पुश करके आगे बढ़ता, फिर कुछ समय के लिए रुक जाता है क्योंकि उसने जो लालटेन रखी थी वह टीम हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसके हाथ से वह एक लालटेन भी उसके हाथ से छूट कर टूट गया। अब वह केव में 60 फीट नीचे अकेले अंधेरों के बीच कहीं खो जाता है, लेकिन वह इस सिचुएशन में भी रिलैक्स था। वह आगे बढ़ने के लिए एक लूज पत्थर को लात मारता है, जिससे 15 किलो का वह पत्थर उसके एंकल पर गिर जाता है। वह अपने दूसरे पैर से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, पर पत्थर पैसेज में अटक चुका था। उसके बार बार पत्थर को हटाने की कोशिश करने से और भी छोटे पत्थर उसके ऊपर गिरने लगते हैं। यहाँ पर अब वह पूरी तरह से फंस चुका है। केव के नुकीले पत्थर उसे चुभ रहे हैं। उसके बार बार प्रयास करने पर सिचुएशन और बिगड़ती है और उसके पास खुद को बचा पाने के लिए चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस तरह शुरू होती है सैंड केव के 60 फीट नीचे अंधेरों के बीच फ्लॉयड कॉलिंस के सर्वाइवल की कहानी। Kentucky cave explorer Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10 a.m. on Friday morning. So far, efforts to free him have been unsuccessful. 20 जून 1987 लॉगन कंट्री के केंटुकी स्टेट में फ्लॉयड कॉलिंस का जन्म हुआ। फ्लॉयड बचपन से ही केविंग का शौकीन था और इसी वजह से फ्लॉयड 6 साल की उम्र से ही अपना केविंग करियर शुरू कर देता है। वह अपने इस करियर के लिए इतना फैसिनेट था कि वह रोज घंटों तक केविंग किया करता और कई बार तो केव में ही सो जाता। अपने काम में इतना सीरियस होने के कारण 1917 में फ्लॉयड ने अपने पिता के फार्मलैंड में एक गुफा की डिस्कवरी की और इसी के साथ फ्लॉयड केंटुकी केव वॉर को ज्वाइन कर लेता है। असल में ये केंटकी केव वॉर एक इंटरकनेक्टेड केव सिस्टम है और इसे मैमथ केव के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी केव सिस्टम है। इन्हीं केव के बीच एक छोटा सा शहर जिसे द केव सिटी के नाम से जाना जाता है। इस पूरे प्राइवेट केव सिटी के एरिया में दर्जनों केव हैं। पथरीले जमीन के कारण यहाँ फार्मिंग नहीं हो पाती, इसी वजह से यहाँ के लोग पूरी तरह से केव टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। इसीलिए 1917 में फ्लॉयड केव डिस्कवरी करने के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। फिर भी लोग इस केव को विजिट नहीं करते क्योंकि ये भी बाकी केव की तरह ही थी और इसमें कुछ खास नहीं था। इसी तरह 18 जनवरी 1925 में फ्लॉयड ने एक और गुफा की खोज की, लेकिन यहाँ पर फ्लॉयड ने जो गुफा ढूंढ निकाला था वह किसी और की संपत्ति पर थी। इसीलिए फ्लॉयड और संपत्ति के मालिक के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि वह दोनों प्रॉफिट को इक्वल शेयर करेंगे। अब बस फ्लॉयड को इस केव को थोड़ा यूनिक बनाना था जिसे टूरिस्ट इसके केव को विजिट करें। इस नए केव की लोकेशन भी काफी अच्छी थी। ये मेन हाईवे से सिर्फ 100 यार्ड दूर थी। साथ ही इस केव में एक ऐसा चैम्बर था जो जिप्सम क्रिस्टल से बना था और देखने में काफी आकर्षित था। लेकिन यहाँ फ्लॉयड के लिए एक समस्या थी। केव के इस हिस्से तक जाने के लिए जो पैसेज थी वह काफी नैरो थी, इसलिए फ्लॉयड रोज इस चैम्बर तक पहुंचने के लिए 12-12 घंटों तक पैसेज बनाने का काम किया करता। फ्लॉयड के लिए 30 जनवरी 1925 का दिन काफी अच्छा निकला। उसने फाइनली केव का क्रिस्टल चैम्बर ढूंढ निकाला। वह बहुत खुश था। वह पूरी हिस्ट्री में पहला इंसान था जिसने केव में क्रिस्टल चैम्बर को देखा हो। फ्लॉयड अपनी फैमिली को इस क्रिस्टल चैम्बर के बारे में बताने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन फ्लॉयड की यह खुशी ज्यादा समय के लिए नहीं थी। जल्दी ही उसकी ये खुशी एक दर्दनाक हादसे में बदलने वाली थी और फ्लॉयड इन सबसे अनजान था। खैर, फ्लॉयड केव से निकलते वक्त बुरी तरह से फंस जाता है। उसके पैर के ऊपर 15 किलो का पत्थर टूट कर गिर गया और अब वह हिल भी नहीं सकता था। पूरे केव में अंधेरों के बीच
फ्लॉयड अकेला फंस गया और यहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। वह अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं जो उसकी पुकार सुन सके। फ्लॉयड लगातार 30 घंटे तक केव के 60 फीट नीचे अपनी मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। फ्लॉयड की किस्मत ने उसका साथ दिया। उस लैंड के ओनर बी डॉयल, एड एस्टर और बी डॉयल अपने बेटे जूअल एस्टस के साथ केव को विजिट करते हैं। यहाँ जूअल एस्टस केव के बाहर फ्लॉयड के कपड़ों को देख लेता है और फ्लॉयड को आवाज देता है, लेकिन यहाँ पर फ्लॉयड की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर जूअल केव के थोड़ा अंदर जाता है और टर्न अराउंड एरिया के पास पहुंचकर फिर से आवाज देता है। यहीं पर स्क्वीज होल से फ्लॉयड के चिल्लाने की आवाज जूअल को सुनाई देती है। अब तक फ्लॉयड को केव में फंसे 38 घंटे हो चुके थे। केव हाईवे के पास होने की वजह से वहां लोगों की भीड़ लग चुकी थी। इसी बीच होमर कॉलिंस, जो फ्लॉयड कॉलिंस का छोटा भाई है, फ्लॉयड को बचाने के लिए केव में घुसता है। वह किसी तरह केव के स्क्वीज एरिया को पार कर फ्लॉयड के पास पहुंचा। यहाँ पर होमर के पैर फ्लॉयड के चेहरे को टच करती है। फ्लॉयड, जिसके पैर की एंकल 15 किलो के पत्थर से दबा है, साथ ही उसका पूरा शरीर छोटे पत्थरों से ढक चुका है, और इस सिचुएशन में होमर के लिए फ्लॉयड को बाहर निकालना मुमकिन नहीं था। यहाँ पर होमर को अपने भाई फ्लॉयड को निकालने में और भी कई मुश्किलें थीं। जैसे होमर अगर फ्लॉयड के पास अपने सर को ऊपर की ओर करके जाता तब वह फ्लॉयड को टच भी नहीं कर सकता, और अगर होमर अपने सर को नीचे और पैरों को ऊपर करें तो यह मुमकिन नहीं है कि वह 100 किलो से ज्यादा पत्थर इस अपसाइड डाउन पोजीशन में हटा सके। होमर अपने भाई फ्लॉयड को खाने के लिए कुछ सैंडविचेस और पीने के लिए कॉफी देता है, जिससे उसका शरीर गर्म रह सके। फ्लॉयड यहाँ होमर को बताता है कि उसे क्रिस्टल चैम्बर मिल गई है, और अगर वह यहाँ से निकल गया तो फिर वह कभी इस चैम्बर में नहीं आएगा। होमर लगातार 8 घंटे से फ्लॉयड के ऊपर गिरे पत्थरों को हटा रहा, लेकिन वह जैसे ही पत्थरों को हटाता, ऊपर से और पत्थर गिर जाते और फ्लॉयड फिर से पत्थरों के बीच फंस जाता। अब तक फ्लॉयड को फंसे 46 घंटे हो चुके थे और होमर भी पत्थरों को हटाकर थक चुका था, जिससे वह भी केव से बाहर आ जाता है। अब तक केव के बाहर काफी भीड़ जमा हो चुकी थी और फ्लॉयड के साथ हुए हादसे की खबर भी चारों ओर फैल जाती है। रिपोर्टर्स होमर से इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन होमर, जो पहले ही परेशान था, वह किसी को भी फ्लॉयड के बारे में कुछ भी नहीं बताता। कई बार लोग केव के अंदर जाते, लेकिन वहां स्क्वीज होल को देखकर डर कर वापस आ जाते हैं, और इस तरह 71 घंटे बीत चुके थे। 2 फरवरी सुबह 9 बजे एक रिपोर्टर जिसका नाम विलियम मिलर है, वह केव के अंदर फ्लॉयड का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, लेकिन मिलर भी अंदर फ्लॉयड की कुछ खास मदद नहीं कर पाता और आखिरकार उसे भी बाहर आना पड़ा। मिलर फ्लॉयड की खबर पूरे डिटेल के साथ अपने आर्टिकल में छापता है और देखते ही देखते यह खबर पूरे देश में फैल जाती है और लोग फ्लॉयड की जानकारी घंटों घंटों में रेडियो से लेना शुरू कर देते हैं और सबके जबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर कब फ्लॉयड कॉलिंस केव से बाहर निकलेगा। पूरे 79 घंटे बाद 2 फरवरी शाम 6 बजे एक फायर फाइटर रॉबर्ट बर्डन फ्लॉयड के मदद के लिए केव के अंदर जाता है और फ्लॉयड से मिलने के बाद फ्लॉयड को रस्सी से बांधकर खींचने का प्लान बनाता है। इतनी देर से केव में रहने के कारण फ्लॉयड की हालत खराब हो चुकी थी, वह पूरी तरह से होश में नहीं था। रॉबर्ट फ्लॉयड को खाने के लिए सैंडविचेस के साथ उसे कुछ दवाइयां देता है जिससे फ्लॉयड आगे होने वाले दर्द को सहन कर सके। रॉबर्ट किसी तरह फ्लॉयड को रस्सी से बांधता है और अब शुरू होती है केव वर्सेस मैन के बीच ठग ऑफ वॉर, और यहाँ जीतने वाले को मिलता फ्लॉयड कॉलिंस। रॉबर्ट, होमर और मिलर आगे होकर रस्सी को खींचते हैं उनका साथ देने के लिए, और 3 आदमी रस्सी खींच रहे थे। जैसे ही वह सब रस्सी खींचते, फ्लॉयड दर्द से तड़प उठता और अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगता। इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वह सभी केव के आगे हार मान चुके थे। मिलर अपने शहर वापस चले जाता है और वहां फ्लॉयड के ऊपर पूरी डिटेल रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और अब फ्लॉयड कॉलिंस एक नेशनल न्यूज़ बन चुका था। और जब मिलर वापस आकर एक लाइट बल्ब लेकर फ्लॉयड के पास पहुंचकर उसे बताता है कि पूरा देश तुम्हारे बारे में जान चुका है और तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, और अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। यहाँ फ्लॉयड न्यूज़ के माध्यम से लोगों से कहता है, आई बिलीव आई कुड गो टू हेवन. I can feel that I am going to be taken out alive
with both my feet. I kept thinking what would happen if the rock above me would fall. I kept thinking about driving my mind to something else, but it wasn't much use. I couldn't do much to help those who came to help me. But I knew that a lot of people were willing to do all in their power, and it gave me courage. Tuesday morning, I thought to be myself 4 days down here and no nearer freedom than I was on the first day. How will it end? Will I get out? I couldn't think of it. I have faced death before, and it wouldn't frighten me, but it is so long. जिन भी लोगों ने फ्लॉयड की यह बातें सुनी, वह सब भावुक हो उठे और वह सभी फ्लॉयड के लिए चर्च में प्रेयर करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज भी इसमें अपने दिलचस्पी दिखा रहे थे और सभी लोग फ्लॉयड के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। 114 घंटे बाद हेनरी कारमाइकल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ केंट की रॉक एसफॉल्ट कंपनी को फ्लॉयड के रेस्क्यू के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है। सबसे पहले कारमाइकल अपनी टीम के साथ केव का सर्वे करते हैं और उन्हें पता चलता है कि केव के बाहर हजारों लोगों के बीच हो रहे मूवमेंट की वजह से केव कभी भी कोलैप्स कर सकती है और ऐसा ही होता है। केव के अंदर छोटे पत्थर गिरने लगते हैं। इसी बीच कारमाइकल के टीम मेंबर केसी जोन्स, जो स्क्वीज एरिया को क्रॉस करके फ्लॉयड के पास पहुंच रहे थे, फ्लॉयड जो कि अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा, यहाँ पर गिरते हुए पत्थरों को देखकर जोन्स घबरा जाता है और केव से बाहर निकल रहा। तब यहाँ एक ऐसा अनरिलायबल चीज होती है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फ्लॉयड अब तक पूरी तरह से सेल्फिश हो चुका था। अब उसे पता चल चुका था कि वह इस केव से कभी बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए वह जोन्स को पानी पीने के बहाने अपने पास बुलाकर उसे भी केव में फंसाना चाहा। किसी तरह केसी केव से बाहर आता है और अगले ही पल केव कोलैप्स कर जाती है। 5 फरवरी सुबह 10 बजे केव की एंट्रेंस जिससे फ्लॉयड के पास पहुंचा जा सकता था, वह भी बंद हो चुकी थी और अब रेस्क्यूअर के पास 2 ही रास्ते थे। पहला, हार मान जाना और फ्लॉयड को केव में ही छोड़ देना, और दूसरा, फ्लॉयड के पास जाने के लिए दूसरा रास्ता बनाना और वहां से फ्लॉयड को बाहर निकालना। इसी के साथ फ्लॉयड को बचाने का रेस्क्यू मिशन शुरू हो जाता है। कारमाइकल और साथ ही कई प्रोफेशनल रेस्क्यूअर हाईटेक मशीन के साथ केव के ऊपरी हिस्से में खुदाई चालू करते हैं, लेकिन खुदाई करना आसान नहीं था। फ्लॉयड के रेस्क्यू के लिए रेस्क्यूअर्स को केव की ऊपरी हिस्से से 50 फीट नीचे खुदाई करनी थी, जिसमें उन्हें 30 घंटे का समय लगता। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फ्लॉयड 30 घंटे तक बिना खाना और पानी के जिंदा कैसे रह पाएगा। रेस्क्यूअर्स भी होल खोदकर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। उनके लिए भी पत्थरों को तोड़कर पैसेज बनाना आसान नहीं था और इसमें उन्हें एस्टिमेटेड टाइम से ज्यादा समय लग रहा था। खुदाई करते हुए अब रेस्क्यूअर्स को 144 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था। फिर भी अब तक 44 फीट तक ही खुदाई हो पाई थी। फाइनली 16 फरवरी 1:30 तक 55 फीट की होल बनकर तैयार हुई, लेकिन किसी भी इंसान के लिए 12 दिनों तक बिना खाना और पानी के जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। और जिस बल्ब से फ्लॉयड को गर्मी मिल रही थी, वह भी 4 दिन पहले बंद हो चुकी थी। फ्लॉयड की यह हालत देखकर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। होमर अपने भाई फ्लॉयड की ओर लाइट मारकर देखता है तो फ्लॉयड का मुंह खुला हुआ था और उसकी सोने की दांत चमक रही थी। लेकिन अब तक फ्लॉयड कॉलिंस मर चुका था और इसी के साथ ये ऑफिशियल कर दिया जाता है कि अब फ्लॉयड कॉलिंस मर चुके हैं। सैंड केव जो अभी भी कोलैप्स होने के कगार पर था, इसीलिए डिसाइड ये किया जाता है कि फ्लॉयड के बॉडी को बाहर नहीं निकाला जाएगा और उसे वहीं केव के अंदर ही दफन कर देंगे। इतना कुछ होने के बाद भी फ्लॉयड का भाई होमर हार मानने को तैयार नहीं था। वह अभी भी फ्लॉयड की बॉडी को केव से निकालना चाहता है और उसके लिए वह अपने भाई फ्लॉयड की कहानी लोगों को डिटेल में बताकर पैसे इकट्ठा करता है, जिससे वह फिर से केव में खुदाई कर फ्लॉयड की बॉडी को निकाल सके। आखिरकार 17 अप्रैल 1927 में होमर अपनी टीम के साथ फ्लॉयड की बॉडी को केव से निकालकर उसे अपनी मां के कब्र के बगल में दफन कर देता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।